नमस्कार दोस्तों। गरीबी का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये उसका फाइनल लास्ट वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो में सब कुछ जान लिया कि दुनिया भर में गरीबी कैसे काउंट होती है, भारत में गरीबी कैसे काउंट होती है, ये सारी चीज़ें जान ली। और हम डिस्कस कर रहे थे कि गरीबी की जो पॉवर्टी लाइन होती है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सारी बातें कर रहे थे। तो उसमें विभिन्न जो आयोग थे, विभिन्न लोग थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक चीज़ बची थी, अरविंद पनगड़िया पैनल। इसके विषय में जानना था कि इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि कैसे गरीबी काउंट की जानी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि पॉवर्टी लाइन का बेस होना चाहिए, मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे हैं उसका एक न्यूनतम बेस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई सबको ही आप काउंट कर लें गरीबी रेखा में, कि ओवरऑल सबको काउंट कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जो सबसे नीचे के 30% लोग हैं उनको टारगेट करो। बॉटम के 30% जो लोग हैं, हर क्षेत्र में क्षेत्र विशेष में जो निर्धनतम 30% लोग हैं, सबको आप एक तरफा काउंट मत करो कि चुनिंदा यहाँ से काउंट कर रहे हैं, वहाँ से काउंट कर रहे हैं, ऐसे मत करो। हर क्षेत्र के जो 30% सबसे लोवेस्ट लोग हैं, सबसे नीचे के लोग हैं, उनको टारगेट करो और इसका बेस बनाओ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को। उस पर हर जो मतलब उसके उसके आंकड़े अपनाओ और उसमें से नीचे के 30% लोगों को चुन लो और उन्हीं को टारगेट करके अपनी गरीबी की योजनाएं बनाओ और उन्हीं की गरीबी दूर करने का प्रयास करो। बाकी जो ऊपर के लोग हैं उनकी गरीबी और जो चीज़ों से उनसे अपने आप दूर होती रहेगी, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से इनसे कम ही गरीब होंगे। जो 30% लोग हैं भारत में, सबसे ज़्यादा गरीब यही लोग हैं। इन्होंने ये भी बोला था कि जो रंगनाचन पैनल मतलब कि वो सिफारिशें हैं उसको लगातार चालू रहने दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि इस पे सब पे ध्यान तो दो, लेकिन एक जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको बनाए रखा जाए। ये पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है? ये भारत में श्रम बाजार का मूल्यांकन करता है। इसको इन्होंने कहा कि इसको और अधिक इम्पोर्टेंस दी जाए। मतलब ये है कि जो श्रम बाजार में लोग लगे होते हैं, कितने से 59 से 69 एज के ग्रुप के लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, अगर इनकी आय बढ़ेगी, इनकी अगर आय बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है? इसकी आय बढ़ेगी तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है उसमें आय बढ़ी दिखेगी, और फिर जो हमारी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो आय बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी आय बढ़ रही है, यही लोग तो काम कर रहे हैं। तो इस पे ध्यान दिया जाए कैसे करके ये जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंतर्गत जो लोग आते हैं इनकी आय बढ़ाने का कैसे प्रयास किया जाए, इसको ध्यान में रखा जाए। और इस हिसाब से इन्होंने ये देखा कि भारत में 37% लोग BPL हैं, 37% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, इन्होंने ये बताया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया और गवर्नमेंट इसके बदले ये जरूर कर रही है कि जो इन्होंने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसकी जो बात की इन्होंने, मतलब कि उसको गवर्नमेंट स्वीकार करती है और गरीबी के जो मतलब कि चीज़ें हैं उसको काउंट करने के लिए गवर्नमेंट धीरे से इसको भी काउंट करने लगी है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसके आधार पर अपनी गरीबी की रणनीति जो है गवर्नमेंट नहीं बना रही है अभी। तो देखिए ये क्या करती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हमें किस चीज़ के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इनका ये कहना था कि देखो, इससे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हमें बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे, और ये जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, इनसे हम बेरोजगार मतलब कि गरीबी के आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हम बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों से ही हम समझ पाएंगे कि जो गरीबी का दुष्चक्र है, जो गरीबी का विशेष साइकिल है, दुष्चक्र है, वो कितना वर्चुअल रूप से ऊपर बढ़ रहा, मतलब कि सतत रूप से ऊपर बढ़ रहा या सतत रूप से कितना कम हो रहा, उसको हम ढंग से डिफाइन कर पाएंगे। तो एक चीज़ हमने ये देख ली। उसके बाद एक समिका रवि हैं जो तमिलनाडु के गवर्नर की बेटी हैं, उन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हैं, जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये क्या करते हैं, जो रूरल की पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को ज़्यादा काउंट करते हैं और जो शहर की पॉपुलेशन कम काउंट करते हैं। तो जब तुम रूरल की पॉपुलेशन कम ज़्यादा ही काउंट करोगे और गरीब लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादा, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, और जब उन्हीं की जनसंख्या को ही काउंट करके दिखाओगे तो हमेशा जो MPCI है, MPCE है, जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, वो हमेशा बढ़ा हुआ दिखेगा, मतलब कम ही दिखेगा कि भाई इतना कम ही कमा पा रहे हैं, इनके एक्सपेंडिचर कम ही हो रहा। तो जब तुम काउंट ही उसी तरीके के लोगों को कर रहे हो तो कम ही नज़र आएगा और गरीबी का मतलब कि ज़्यादा ही दिखेगी। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल गरीबी रेखा को जो आंकड़े दिखते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपने रूरल पॉपुलेशन को ओवर एस्टिमेट किया है, तो इसका ध्यान रखा जाए, इन्होंने ये बोला। तो हमने पूरी तरीके से जो मतलब कि गरीबी एस्टिमेशन के लिए जो लोगों ने बोला है कि कैसे काउंट किया जाए, ये हम सब ने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पे आते हैं। दुनिया भर में क्या होता है कि जो UNDP है,
ये पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है गरीबी को मल्टी डायमेंशनल तरीके से नापने का, उसको एक मॉडल बोला जाता है। दो अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था अल्कायर फोस्टर। ये अब याद रखना, अगर आपको से ये पूछा जाए कि अल्कायर फोस्टर मॉडल क्या है, तो आपको ये बताना है कि गरीबी को मल्टी डायमेंशनल तरीके से नापने के लिए जो इन्होंने बताया, उसी को अल्कायर फोस्टर, दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के मॉडल को अल्कायर फोस्टर मॉडल कहा जाता है। तो उन्हें ये बताया कि पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि पॉवर्टी जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ों को काउंट करोगे तभी एक बेहतर रणनीति बना पाओगे। नहीं तो आप केवल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ये सब काउंट करते रहे, मंथली, डेली, ये सब काउंट करते रहे, तो आप गरीबी की एक समग्र रणनीति नहीं बना पाओगे और आप अभावग्रस्तता को काउंट नहीं कर पाओगे। आप केवल और केवल एक सतही तरीके से भोजन को ही, खाना पहुंचाने को ही आप सोचोगे कि हमने गरीबी दूर कर दिया है। तो जब तक इसको नहीं मापोगे ढंग से, जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसको नहीं मापोगे, तब तक आप सही दिशा में रणनीति नहीं बना पाओगे। तो इन्हीं के जो ये अल्कायर फोस्टर मॉडल था, इसी को यूएनडीपी ने स्वीकार किया। जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये स्वीकार कर दिया और इसने 2015 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चालू किया दुनिया भर के लिए। और 2000 उसी में मतलब कि, और साथ में एसडीजी भी चालू किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं 2015 से 30 के लिए 17 गोल, उसको यूएनडीपी ने चालू किया। दुनिया भर के लिए यूएनडीपी चालू करता है। और इसी की तर्ज पर हमारे यहाँ पे जो नीति आयोग है, नीति आयोग, इसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चालू किया। तो अब देख लेते हैं, थोड़े से आंकड़े हैं वो देख लो आप, कि उपरोक्त सूचकांक के अनुसार जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके अनुसार 2005-06 में भारत में कुल 64.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल रूप से गरीब थे। 2005-06 में 64.5 करोड़, और 2019-20 में ये केवल 23 करोड़ रह गए हैं। ये एक आंकड़ा है सरकार ने दिया है कि इस तरीके से तो 2005-06 में मल्टी डायमेंशनल रूप से 64 करोड़ थे, लेकिन अभी गरीबी कम हुई है। ये बताते हैं ये आंकड़े, मतलब कि सरकार बताती है। अब हम देख लेते हैं एमडीपीआई के अनुसार निम्नलिखित 3 घटकों में बहुआयामी गरीबी को मूल्यांकित किया जाता है। ये दुनिया भर में किया जाता है, सिर्फ ये भारत का पैमाना नहीं है, दुनिया भर का पैमाना है जो यूएनडीपी मापता है। तो देखिए उसने 3 सेक्टर में बांटा है, हेल्थ में, एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। हेल्थ के अंदर वो क्या नापते हैं, न्यूट्रिशन नापते हैं, बाल मृत्यु दर, बाल एवं मातृ एवं बाल मृत्यु दर नापते हैं, मातृत्व सही स्वास्थ्य नापते हैं। इसको आप ध्यान रखना, भी इसको बताता हूँ क्या है ये। एजुकेशन में क्या नापते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल मतलब स्कूल में गए आप, अटेंडेंस क्या है स्कूल में, ये नापते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या नापते हैं, कुकिंग फ्यूल, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली आपूर्ति, परिसंपत्ति, ये सारी चीज़ें नापते हैं। आपको इसको बिल्कुल फैक्चुअल रूप से याद कर लेना है, पीटी में पूछा जाता है। और बैंक अकाउंट को नापते हैं। तो देखिए दुनिया भर में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नापा जाता है, उनमें ये सारी चीज़ें तो नापी ही जाती हैं। ये भारत का स्पेशल है, एक मातृत्व स्वास्थ्य भारत, अब भारत मतलब कि इसको मापता है, दुनिया भर में ये नहीं मापा जाता। जो मतलब कि यूएनडीपी का जो एमडीपीआई है, उसमें इसको चीज़ मातृत्व स्वास्थ्य को और बैंक अकाउंट को नहीं रखा गया है, जबकि भारत ने जो अपना एमडीपीआई बनाया उसमें इसको मापा है इन्होंने। तो ये भारत का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए हमने ये पूरा चीज़ अब जान लिया, एमडीपीआई भी जान लिया। अब देखते हैं इसके गरीबी का जो सॉल्यूशन है, कि गरीबी दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। ये उपाय, आप बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, आप अपने स्तर पे भी इसको जान सकते हैं। मैं मोटे मोटे उपाय की बात कर देता हूँ, दो चार जो आपको याद रहें, जिससे आप मतलब कि जब आप आंसर लिखें तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव आंसर हो। नहीं तो आप बहुत तरीके की बात कर सकते हैं, किसी तरह से आय बढ़ जाए, रोज़गार मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, मतलब ये सारी चीज़ें मिल जाए तो गरीबी दूर हो ही जाती है। परिवार की आय बढ़ा दो, हेल्थ का अधिकार दे दो, ठीक है, पहुंच बढ़ा दो रोजगार तक, ये सारी चीज़ों से तो मतलब गरीबी दूर हो ही जाएगी। लेकिन हम गरीबी दूर करने के कुछ मतलब कि जो सैद्धांतिक और किताबी कारण हैं, जो मतलब कि जो सरकारें मापती हैं, उस तरीके से देखेंगे कि उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय होते हैं। जो हमने पढ़ा उसी में से उपाय निकालेंगे। देखिए अनिवार्य रूप से सीईएस मतलब कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को निर्धारित किया जाए, और इससे निर्धारित करने से क्या होगा, अब सरकार ने क्या किया, 10-12 साल से इसके आंकड़े नहीं जारी किए। तो जब आप आंकड़े नहीं जारी करोगे तो गरीबी कितनी है ये पता ही नहीं चलेगा, और जब पता ही नहीं चलेगा तो दूर कैसे करेंगे। तो जब तक इसके आंकड़े जारी करो आप और इसको डिसाइड करने से फिर एमपीसीई जो हमारा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, उसको मतलब कि वो सामने आएगा, और उसके हिसाब से हम गरीबी दूर करने की रणनीति को बना पाएंगे। अगर ये जैसे ये आएगा तो हमको ये पता चलेगा कि ये ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो हम देखेंगे आय बढ़ी है, सारी चीज़ें पूरी हो गई, आपूर्ति हो रही है। अगर कम हुआ तो हम ये देखेंगे भाई गरीबी कम हो रही है।
मतलब कि गरीबी बढ़ रही है लोगों के अंतर्गत, तो उसको दूर करने के उपाय बनाए जाएंगे। ये होता है इसमें। देखिए और क्या है कि इसमें सिर्फ हेड काउंट रेशियो को काउंट करना ही एकमात्र रणनीति ना बनाया जाए। हेड काउंट रेशियो को क्यों ना रणनीति बनाई जाए दोस्तों? क्योंकि हेड काउंट रेशियो जो होता है ये परसेंटेज में नापा जाता है कि भाई 40% लोग गरीब हैं, 40%। इससे क्या पता चल रहा है? तो ये परसेंटेज को बताता है। इसको मतलब कि इसको सही रणनीति ना बनाई जाए। रियल में एक्चुअल जो है, एक्चुअल में जो मतलब अभावग्रस्तता जो है, जो परिवार की रियल मतलब कि अभावग्रस्तता, उसको काउंट किया जाए। आपने बस के हेड काउंट नहीं कर लेने हैं, अभावग्रस्तता को केंद्र में रखा जाए। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसर को आधार बनाया जाए इसमें। भारत में रियल, और देखो इसके सोल्यूशन क्या है, भारत में रियल वेजेस को की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। रियल वेजेस की तरफ ध्यान आकर्षित करने का क्या मतलब है दोस्तों? कि भारत में जो कृषि है और गैर कृषि कार्यों में न्यूनतम वेतनमान को आय को निर्धारित किया जाए। कि भारत के जो लोग हैं उनकी एक न्यूनतम आय तो मतलब निर्धारित करो। इससे परिवार की आय बढ़ेगी, उनकी गरीबी अपने आप दूर होगी। तो ये किया जाए। और इसी तरफ, इसी दिशा में जो सरकारें काम कर रही हैं, सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जा रही हैं कि एक मतलब कि सुनिश्चित आय जो लोग हैं उनके परिवार की आय जो है सुनिश्चित की जाए। और क्या किया जाए? जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं, एमपी गवर्नमेंट इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जल्दी ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ के मतलब कि मिनिमम एक आय प्रोवाइड की जाए उनके परिवार के लोगों को, इसकी तरफ बढ़ रही है। ईएजी को टारगेट किया जाए। ईएजी कौन होते हैं दोस्तों? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट, सशक्त कार्य समूह प्रदेश। ये वो प्रदेश होते हैं तो जो थोड़े कमज़ोर प्रदेश हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य हैं इसमें, जैसे यूपी आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, एमपी का स्टेट जो ट्राइबल वाला एरिया है, ये उड़ीसा आ गया। ये सारे स्टेट जो आते हैं इनको ईएजी कहा जाता है। और इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि मैक्सिमम गरीबी जो मतलब कि इसी को बीमारू प्रदेश भी कहा जाता है, राजस्थान भी जोड़ लिया जाता था इसमें। तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए, जीरो हंगर पॉलिसी, और उसके तहत काम किया जाए। और गरीबी दूर करने के लिए आप ये सब सिर्फ ये मत देखो कि उनकी फूड की ज़रूरत पूरी हो रही है, न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पूरी हो, हेल्थ की भी ज़रूरत पूरी हो, शिक्षा की भी ज़रूरत पूरी हो, उनके रहन सहन का, लाइफ स्टैंडर्ड का, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत पूरी होती हैं, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर गरीबी दूर होते हुए हमको दिखती है। तो हमने ये गरीबी का टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया और 5-6 वीडियो इसमें बने हैं। आप अगर देखोगे इसको पूरे के 5-6 वीडियो को, तो आपको गरीबी से संबंधित कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी यूपीएससी की तैयारी में। तो इतने यहाँ पे पीडीएफ में जगह है, ये टेलीग्राम में डाल दूंगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आए आप इसी में ऐड कर लेना। अब देखिए इस पर एक सवाल है, गरीबी उन्मूलन की रणनीति हेतु गरीबी रेखा की अपेक्षाकृत पारिवारिक अभावग्रस्तता को लक्षित किया जाए ताकि भारत में बहुआयामी गरीबी समाप्त हो सके। समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। हमने जो कुछ पढ़ा अभी, किसी पर मतलब कि हेड काउंट रेशियो को काउंट न किया जाए, उसकी जगह पे अभावग्रस्तता को काउंट करो और उसके हिसाब से जो बहुआयामी गरीबी होती है वही दूर हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए आपको एक समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये गरीबी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद जो आगे करंट अफेयर के जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।